क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का करेंगी उद्घाटन। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की हुई थी सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की धरती से दुनिया को दिया शांति का संदेश। शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। यूक्रेन यात्रा से पहले बोले प्रधानमंत्री, आज रेल फोर्स 1 ट्रेन से करेंगे पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। भारत और पोलैंड के बीच संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में की प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री ने पोलिश कंपनियों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ भी की द्विपक्षीय बैठक। आज यूक्रेन में व्यस्त कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर का करेंगे दौरा। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय सदस्यों को करेंगे संबोधित। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे अध्यक्षता। गुरुवार भारत के लिए खेलों में बड़ा दिन। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने शानदार वापसी करते हुए लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर किया कब्जा। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किए 4 गोल्ड मेडल। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को वार्सा में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन वार्सा में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। भारत और पोलैंड लोकतंत्र, बहुलवाद और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते।
भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में पोलैंड की कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉर्सो में चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पोलैंड का दौरा किया है। विश्वास और विकास के माहौल में अब विदेशों में भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद आज यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। 10 घंटे का सफर तय करके आज प्रधानमंत्री रेल फोर्स 1 ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। यूक्रेन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार देश में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया। विज्ञान श्री पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित
क्षेत्रों में पथ प्रदर्शक अनुसंधान के लिए प्रदान किए गए। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। भारत आज अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। 2023 में आज ही के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इसी के साथ भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। ये विषय समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देता है। ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस न केवल उत्सव का दिन है बल्कि परावर्तन, आत्मनिरीक्षण और भविष्य के रेखांकन का भी दिन है। अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़कर लगभग 44 अरब डॉलर हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में पिछले एक महीने में देश भर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में लखपति दीदियों के साथ संवाद करने वाले हैं। साथ ही 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड सामुदायिक निवेश फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के लगभग 48 लाख सदस्यों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री 5000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूह के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। देश भर में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी राज्यों की राजधानियों में लगभग 30,000 स्थानों के जिला मुख्यालय CLF वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लखपति दीदियों यानी कि ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वो बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। सरकार पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदियां बना चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। इनमें से एक CRP ने 95 लखपति दीदियां बनाई हैं। ये पहल महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने की एक व्यापक रणनीति का अहम हिस्सा है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथियों, इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेतृत्व पर रिसर्च करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने देशवासियों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रखे। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित धर्म धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता भी करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। 31 सदस्य समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल हैं। इसमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। समिति को लोकसभा द्वारा विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने सदस्यों को मसौदा कानून के बारे में जानकारी दी। बैठक में सदस्य समिति की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा में अल्पसंख्यक संगठनों के अधिक से अधिक लोगों को अवसर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ को सौंपी गई संपत्तियों से पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को मदद दिलवाना है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेगी और संसद के अगले सत्र तक एक बेहतर और व्यापक कानून लाएगी। दिल्ली में 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने इस अवसर पर बात की वहां मौजूद भारत और अफ्रीका के एग्जीबिटर्स से। अभी हम मौजूद हैं इंडिया अफ्रीका ग्लोबल बिजनेस समिट में और हमारे साथ मौजूद हैं चैतन्य चुग जी। वो बताएंगे किस तरीके से भारत और अफ्रीका की जो ये पार्टनरशिप है लगातार बढ़ती जा रही है, कई क्षेत्रों में वो लोग काम कर रहे हैं। चैतन्य जी, मैं जानना चाहूँगा विनमार्ट के बारे में, किस तरह से विनमार्ट काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अफ्रीका और भारत के रिश्तों को किस तरह से मजबूत कर रहा है, और जो इस काम है आपका वो किस तरह का है, किस पैमाने पर है? Thank you for coming and visiting our stall. We started in 1997 Winmart, and we are well diversified, ideally in DRC, but with Tanzania, Zambia, South Africa, Ethiopia, Nigeria, Ghana, and Gabon. So our purpose is to see with this conclave what can be achieved between the relationship that is there between India and African countries. We would like to see with the opportunities we see in critical minerals. जो आजकल सब जो बात सब हो रही है with the electric vehicles and requirement of batteries, अफ्रीका एक ऐसा खंड है जिधर सब resources हमको मिल जाएगा इंडिया को, और इधर इंडिया को जिस तरह ग्रोथ है with all the vision that we have from our Prime Minister and the country, I think it is a very ideal synergies between the African continent, different countries, and at the same time with the growth. दूसरा जो एक अफ्रीका में गैप है एनर्जी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडिया को ऑलरेडी दे आर अहेड बाय 20-30 years in this sector. So we believe India can definitely play a very key role to develop this whole sector for the African continent, and with the support we believe this growth can keep the global strength जो चाहिए दुनिया को वो हम दे सकते हैं इंडिया से। सर ये बताएं विनमार्ट किस तरह से काम कर रहा है, विनमार्ट का जो सिस्टम है काम करने का, किस तरह से वो मिनरल्स को लेके काम कर रहा है? अभी आपने बताया कि वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं और किस तरह से भारत अफ्रीका की मदद कर सकता है, साथ ही दोनों अगर मिल के अपने रिश्ते को मजबूत करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकनॉमी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? विनमार्ट ने चालू किया था पहले ट्रेडिंग में, फिर 2001 में हमने माइनिंग में डाइवर्सिफाई किया, कॉपर, कोबाल्ट, टिन, टेंटलाइट और टंगस्टन, ये 5 में अभी है, और उसके सिवा भी अफ्रीका में हमारे पास नायोबियम का है स्कोप, टंगस्टन का तो है ही, और उसके सिवा रेयर अर्थ का भी है। तो इंडिया और अफ्रीका का जो स्कोप है उसमें जो हमारी टीम है, हमारे पास एक्सप्लोरेशन टीम है जिधर इंडिया के जियोलॉजिस्ट भी है और अफ्रीका का DRC के भी है, वो हमारे साथ भी आए हुए हैं आज। और उसके सिवा जो माइनिंग सेक्टर में पूरा माइनिंग का काम है, प्रोसेस का है, प्रोजेक्ट का है, उधर हमारे पास टोटल 20,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी 2,000 लोग हमारे इंडिया की टीम है उधर प्रोजेक्ट में और डिफरेंट सेक्टर में।
मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया जियोलॉजी की बात आपने कही, ऐसे में जियोलॉजी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अफ्रीका के जियोलॉजी एक्सपर्ट हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंडिया अफ्रीकन रिलेशन एंड हाउ यू कम? I think the cost to the critical minerals today in the world create opportunity to countries to collaborate like India and Africa. And for me, I will talk about DRC because DRC is having large deposit of critical minerals that are needed by India, like tin, tantalum, copper, cobalt, nickel, manganese, and some others. So there is opportunity to create partnership between the countries and to develop some good relation and bring together a development which will be creating jobs and sustainable development. थैंक यू वेरी मच, टॉक टू यू सर। माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने विजिट भी किया, तो क्या बताना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को आपने दिखाया, उनसे जिक्र किया, तो कैसे बताना चाहेंगे उस तस्वीर के बारे में? आप क्या बता रहे थे इस मिनरल को लेकर? ये कॉपर प्लेट जो हमारी कोंगो में अभी बन रही, उसमें हमारे आर्टिस्ट इधर सचिन जो उन्होंने बनाया है, और ये उधर कोंगो भी आ चुके, उन्होंने उधर भी 2-3 अच्छे बड़े मोन्यूमेंट बनाए हैं। तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो हम बता रहे थे कि ये जो तस्वीर है हाथ से बना हुआ है, और ये कॉपर का जो प्लेट है वो हमारी माइंड से निकला हुआ है। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, जो आपने ये तस्वीर बनाई है, इसके पीछे क्या वो है? मिनरल्स की जो बात कर रहे हैं, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कैसे देखते हैं? सो ये कला और मिनरल दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है। वैसे कॉपर की प्लेट के ऊपर आर्ट बनाना ये एक बहुत अलग चीज़ थी, हमारे लिए अनुभव था, लेकिन ये कॉपर प्लेट वहाँ से आई कॉन्गो से, और हमने उसके ऊपर एक्रिलिक से ये कलर किया हुआ है। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बहुत मज़ा आया काम करने का। तो ये कल्चरल एक्सचेंज जो कहते हैं कि वहाँ के आर्टिस्ट वहाँ पे जो कर रहे हैं कॉपर के ऊपर, और यहाँ से जब प्लेट आती है और फिर हम जो काम करते हैं, तो अगर कला में अगर ये संगम हो सकता है तो टेक्नोलॉजी से लेके मिनरल से कितना सारा संगम पॉसिबल है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ चेतन सर और हितेश सर का कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का पोर्ट्रेट बनाने के लिए, और ये बाकी की जो गांधी जी के पोर्ट्रेट हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के और ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा मौका मिला। थैंक यू। ऐसे में ये कहना मुनासिब होगा कि भारत और अफ्रीका की जो पार्टनरशिप है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अहम होने जा रही है। 19वां ये बिज़नेस कॉन्क्लेव था जिसमें लगातार सारे बिज़नेस के पार्टनर्स आए थे, कई देश आए थे, आमंत्रित सदस्य भी आए थे, जिन लोगों ने भारत की अहमियत को बहुत माना है। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को मजबूत करता जा रहा है। संसद टीवी के लिए कैमरामैन राज ठाकुर के साथ सुरेंद्र कुमार। गुरुवार भारत के लिए खेल की स्थिति के अनुसार बहुत ही विशेष दिन रहा। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हुए सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर के थ्रो के साथ विजेता बनकर उभरे। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज शुरुआती 4 प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, चौथे स्थान पर रहे, लेकिन 5वें प्रयास में उन्होंने दम दिखाया और शीर्ष 3 में जगह बनाई। अंतिम प्रयास में नीरज चोपड़ा ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89.49 मीटर का श्रेष्ठ थ्रो किया और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने छठे प्रयास में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और वो विजेता बनकर उभरे हैं। अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, तो उन्होंने आखिरी प्रयास में धमाका करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 89.49 मीटर की दूरी नापी। ये नीरज का सीजन का बेस्ट थ्रो भी था, क्योंकि इससे पहले उनका 2024 में बेस्ट थ्रो पेरिस ओलंपिक में आया था, जहां उन्होंने 89.45 मीटर की दूरी नापी थी। नीरज ने इसी के साथ अगले महीने होने वाले डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय महिला पहलवान अदिति कुमारी, नेहा और पुलकित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित
कैडेट्स टूर्नामेंट की अपने वर्ग में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप हासिल कर ली है। तो वहीं काजल और श्रुतिका शिवाजी पाटिल गोल्ड मेडल की रेस में शामिल हैं। भारत की अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठार ने गुरुवार को अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। अदिति कुमारी ने 43 किलो वर्ग के फाइनल में ग्रीस की मारिया लुइजा को 7-0 से हराया। नेहा ने 57 किलो वर्ग के फाइनल में जापान की सो सुताशी को मात दी। पुलकित ने 65 किलो वर्ग के फाइनल में डारिया फ्रोलावा को 4-3 से हराया। मानसी लाठार ने हन्ना पिरस्काया को 5-0 से हराकर 73 किलो वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। काजल और श्रुतिका शिवाजी पाटिल ने भी अपने वर्ग के फाइनल में जगह बना ली। काजल 69 किलो वर्ग और श्रुतिका पाटिल 46 किलो वर्ग में विश्व चैंपियनशिप का रुतबा आज अपने नाम कर सकती हैं। भारत 3 और मेडल आज अपने नाम कर सकता है। राजबाला 40 किलो वर्ग ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में उतरेंगी, तो 2 अन्य महिला पहलवान रेपचेज राउंड में भी उतरने वाली हैं। कार्यक्रम में समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसरो से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।